हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो बुक है बीए सेकंड ईयर की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिट 2 बीए सेकंड ईयर की बुक है, कोड है PLS 202। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और आपको इसी के साथ 10 बजे मेरी एक लाइव क्लास है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसको डिस्कस कर पाएंगे मेरी उस लाइव में। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं सबसे पहले परिचय की। तो आपकी सेकंड यूनिट जो है वो है शीत युद्ध तथा उत्तर शीत युद्ध। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक अमेरिकन वर्ण ब्राउच ने किया था। तो एक अमेरिकन द्वारा इसका प्रयोग किया था। बाद में यह शब्द अमेरिका तथा रूस में युद्धोत्तर काल में विकसित तनावपूर्ण संबंधों की व्याख्या करने के लिए लोकप्रिय हो गया। युद्ध के बाद दोनों देशों में जो तनाव उत्पन्न हुए, इसके कारण ये दोनों सभी विषयों तथा घटनाओं के बारे में एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने एक दूसरे को नीचा दिखाना तथा निर्बल बनाने का प्रयास आरंभ कर दिया। इस प्रकार दोनों में औपचारिक शांति होते हुए भी युद्ध जैसी स्थिति थी और इसी स्थिति को शीत युद्ध युग का नाम दिया गया। अगर हम एक सारांश में बोले स्टूडेंट्स, तो शीत युद्ध वो युद्ध होता है जिसमें सदैव युद्ध जैसी स्थिति बन रहती है कि लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध नहीं होता है। ये युद्ध होता है बोल का, सिर्फ जुबानी युद्ध इसको हम कह सकते हैं। या एक ऐसा युद्ध जो ठंडा है, कोई इसमें हथियार नहीं होंगे, कोई जान माल की हानि नहीं होगी, सिर्फ बातों के द्वारा ही एक दूसरे पर प्रहार करना ही युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। ये युद्ध होता है जैसे कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की नीतियों के विरुद्ध हो जाए तो शीत युद्ध होगा और उसके बाद जो है वो युद्ध आरंभ हो जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। मतलब कि सदैव युद्ध जैसी स्थिति रहेगा। शीत युद्ध से अभिप्राय दो राज्यों अमेरिका तथा भूतपूर्व सोवियत संघ तथा अथवा दो गुटों, किस किस के बीच हुआ था शीत युद्ध? दो गुटों के बीच या दो राज्यों के बीच। एक था अमेरिका तथा दूसरा था भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच पर्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। इसके अंतर्गत दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण, सैनिक गठबंधन, जासूसी, आर्थिक सहायता, प्रचार जैसी बातों का भी सहारा लेते थे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे और ये आपका परिचय आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं परिभाषा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो शीत युग है वो पुरातन शक्ति संतुलन की एक अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। जॉन फास्टर ग्लेट्स के अनुसार शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाई का बुराई के विरुद्ध, सही का गलत के विरुद्ध एवं धर्म का नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। ये दो परिभाषाएं आपको मैंने बताई। अब हम कारण देखेंगे। तो इसके मैंने आपको 8 कारण बताए हैं। सबसे पहला है विचारधारा संबंधी कारण। तो स्टूडेंट, किसी भी युद्ध का क्या कारण होता है? सबसे बड़ा कारण होता है विचारधारा संबंधी कारण की दोनों राष्ट्रों की विचारधारा एक दूसरे से भिन्न थी। किस किस की विचारधारा की यहाँ पर बात हो रही है? एक हो रही है अमेरिका की और दूसरी सोवियत संघ की। फिर दूसरा पॉइंट आता है रूस की विस्तारवादी नीति। तो क्या कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात भी रूस ने अपनी विस्तारवादी नीति को नहीं छोड़ा। उसने क्या किया? उसने सदैव अपने विस्तारवाद के लिए उसने कई राज्यों पर बार बार आक्रमण करना भी जारी रखा और उसने एक बल्कान प्रायद्वीप के देशों पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। इसलिए उसने पूर्वी यूरोप तथा बल्कान के प्रदेश पर प्रभाव जमाने तथा शक्ति के विस्तार के लिए नीति में परिवर्तन नहीं आया था। रूस द्वारा डाल्टा समझौते की अवहेलना। तो डाल्टा समझौता हुआ था। एक डाल्टा समझौते के अंतर्गत क्या बोला गया था कि जो रूस है वो उसके द्वारा जो है चीन और रूस के और चीन के मध्य हुआ था एक डाल्टा समझौता। और इसमें कौन राष्ट्र आ जाता है? एक आ जाता है आपका पोलैंड के साथ हुआ था डाल्टा सम्मेलन। तो क्या बोला था रूस के द्वारा चीन में भी डाल्टा समझौते की अवहेलना की गई थी और उसने मंचूरिया
में रूस की सेनाओं ने राष्ट्रवादी सेनाओं को घुसने नहीं दिया। इसके विपरीत साम्यवादी सेनाओं को न केवल घुसने दिया गया बल्कि उनको वह युद्ध सामग्री भी सौंप दी गई जो जापानी सेनाएं भागते समय छोड़ गई थी। फिर आपका आता है फिफ्थ पॉइंट, ईरान तथा टर्की में हस्तक्षेप। नेक्स्ट आता है ईरान एवं रूस में हस्तक्षेप। तो 1994 में हुए एक समझौते के अंतर्गत रूस और यूनान पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया गया। इंग्लैंड और यूनान पर अधिकार करने के बाद वहां के साम्यवादी दल का विरोध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1945 में होने वाले चुनावों में राज्य सत्तावादी की विजय हुई। फिर आता है जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति तथा अन्य समस्याएं और संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस का व्यवहार। तो क्या पॉइंट आता है आपका? 8 आता है संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस का व्यवहार। संयुक्त राष्ट्र संघ अभी अपना कार्य ठीक ढंग से चला भी नहीं पाया था कि रूस ने अपनी निषेधाधिकार वीटो पावर का प्रयोग करना आरंभ कर दिया और रूस ने बार बार अपनी वीटो पावर का उपयोग किया था स्टूडेंट्स। तो 1961 में अमेरिका ने इस अधिकार का प्रयोग एक बार भी नहीं किया था, जबकि रूस ने इस काल में 65 बार इसका प्रयोग किया था। इस पर पश्चिमी राष्ट्रों ने अपना धारणा बना ली कि रूस ने अपने निषेधाधिकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में पश्चिमी देशों के प्रत्येक प्रस्ताव को ठुकराने की नीति को अपना लिया था। तो ये थे इसके कारण शीत युद्ध के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए पेपर में हेल्पफुल रहे। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं उत्तरदायित्व। तो अमेरिका की विस्तारवादी नीति, सबसे पहला क्या कारण आता है कि पश्चिमी गुट का उत्तरदायित्व यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अमेरिका की विस्तारवादी नीति साम्यवादी लेखकों के अनुसार शीत युद्ध का प्रमुख कारण था अमेरिका के संसार पर प्रभुत्व जमाने की साम्यवादी आकांक्षा में निहित है। वे कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा इटली की धूल में मिलते हुए देखा है। चीन गृह युद्ध में उलझा हुआ था तथा इंग्लैंड प्रत्येक श्रेणी की शक्ति में तृतीय श्रेणी की शक्ति बन चुका था। दूसरा आती है शीत युद्ध के समय रूस के संदेह। तो आपको मैंने अभी भी वीटो पावर का एक उदाहरण दिया। नेक्स्ट आता है पश्चिम द्वारा रूस के सुरक्षा हितों की अवहेलना। फोर्थ है पश्चिमी देशों द्वारा युद्ध के द्वितीय मोर्चे खोलने में देरी। फिफ्थ है युद्ध के समय पश्चिमी द्वारा रूस की अपर्याप्त सहायता। 6 पॉइंट आता है एटम बम का रहस्य गुप्त रखना। और 9 पॉइंट आता है अमेरिका का जापान पर अधिकार जमाने का कार्यक्रम। तो इसमें से हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। उनमें से पहला आपका जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका आता है युद्ध के समय पश्चिम द्वारा रूस की अपर्याप्त सहायता। तो रूस के पश्चिमी देशों में यह भी शिकायत थी कि उन्होंने युद्ध काल में रूस की अत्यंत अल्प मात्रा में सहायता की। 1941-42 में आरंभिक काल में भी जो सहायता पश्चिमी राज्यों ने रूस की दी वह रूस द्वारा उत्पन्न कुल युद्ध सामग्री का केवल 4% था। दूसरी आती है आपका हम पॉइंट नंबर अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पॉइंट नंबर 6। एक पॉइंट यहाँ पर स्किप हो गया है तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 6 जो है लैंड लीज कानून का समाप्त करना। तो युद्ध काल में रूस को अमेरिका से लैंड लीज कानून के अंतर्गत सहायता मिल रही थी। रूस पहले इसी सहायता से असंतुष्ट था क्योंकि यह सहायता अपर्याप्त थी। फिर भी रूस समझता था कि रूस युद्ध के बाद अपने पूर्ण निर्माण के लिए भी उसको अमेरिका से सहायता मिलती रहेगी। बाद में रूस के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसका विरोध किया था। फिर आता है एटम बम का रहस्य गुप्त रखना। तो अमेरिका ने युद्ध की समाप्ति पर एटम बम का आविष्कार कर लिया था। अमेरिका तथा रूस जो थे वो युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्र थे और रूस को जो था वो इस बात की जानकारी थी कि जो अमेरिका है वो जर्मनी पर एटम बम गिराने वाला है।
तो कहा जाता है एक आपकी परिभाषा है, वर्षों में ही अणुबम का आविष्कार कर लिया। इसके बाद तो दोनों में शास्त्रार्थियों की एक होड़ लग गई जिसने शीत युद्ध को प्रोत्साहन करने का बहुत योगदान दिया। पश्चिमी द्वारा रूस विरोधी प्रचार अभियान, और आपका आता है अमेरिका का जापान पर अधिकार जमाने का कार्यक्रम, जिसमें क्या आता है आपका एटम बम के बारे में आपने लिखना है। फिर हम देख लेंगे प्रभाव। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो आपका प्रभाव है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि विश्व का 2 गुटों में विभाजन। तो शीत युद्ध का प्रथम परिणाम था विश्व का 2 गुटों में विभाजन। एक गुट था अमेरिका के साथ हो गया और दूसरा गुट सोवियत संघ के साथ हो गया। दूसरा आता है सैनिक संयुक्त राष्ट्र का अपाहिज होना, क्योंकि बार बार जो रूस ने जो नाटो का उपयोग किया था उसके बाद जो है वो सोवियत संयुक्त राष्ट्र को एक अपाहिज के रूप में देखा गया। अशांति का वातावरण, चारों तरफ अशांति का वातावरण था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शीत युद्ध होता है उसमें युद्ध नहीं होता, बट युद्ध ऐसी स्थिति बन जाती है। सुरक्षा परिषद की कमजोर स्थिति हमने अभी पढ़ा। परमाणु युद्ध का खतरा, बोला गया है कि शीत युद्ध में हर समय परमाणु युद्ध का खतरा बना रहता था, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध हो गया तो कोई भी राष्ट्र जो है, कोई भी जीव जो है वो नहीं बचेगा। मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा, सैनिक गठबंधनों का विकास की राजनीति। शीत युद्ध का एक परिणाम यह हुआ कि इसके कारण सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति हुई तथा सैनिक गठबंधनों को शीत युद्ध के एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। अमेरिका ने जहां नाटो, सीटो तथा सेंटो जैसे सैनिक गठबंधन बनाए, वहीं सोवियत संघ ने वार्से पैक्ट का निर्माण किया। नेक्स्ट आता है आपका सशस्त्रीकरण की दौड़। हर एक राष्ट्र जो है वो हथियारों की होड़ में शुरू हो गया और हथियारों का निर्माण करने लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सैनिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि भारत द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई थी और शीत युद्ध के कारण ही जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो था वो उदय हुआ था। साम्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत और आपका उदय, साम्यवाद और उपनिवेशवाद का उदय, और लास्ट आपका आता है गुटों यूरोप में परिवर्तन। तो ये थे आपके प्रभाव, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं समाप्ति के कारण। तो समाप्ति के कारण है, सबसे पहला आता है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां एवं कार्यक्रम। दूसरा सोवियत संघ का लगातार कमजोर होना। तीसरा पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक के पूंजीवाद प्रभाव का बढ़ना। अमेरिका एवं सोवियत संघ का प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति। अब उत्तर शीत युद्ध के बारे में हम देख लेंगे। सबसे पहला अमेरिका का प्रभुत्व शुरू हो गया। शीत युद्ध खत्म हो गया तो क्या हो गया, अमेरिका का प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो गया। एक आपको क्वेश्चन आता है, पुराने शीत युद्ध तथा नए शीत युद्ध में अंतर बताइए। एक आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि पुराने शीत युद्ध, तो इसके आपके पॉइंट है, क्षेत्र की व्यापकता के आधार पर अंतर, हथियारों के आधार पर अंतर, स्वरूप के आधार पर अंतर, फिर आपका आता है सोवियत संघ एवं अमेरिका की मजबूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं उत्तर शीत युद्ध। दूसरा आपका पॉइंट आता है रूस की कमजोर स्थिति। तीसरा पूर्वी यूरोप में परिवर्तन। चौथा साम्यवादी देशों में उदारवादी परिवर्तन। पांचवा नाटो का विस्तार। छठवां संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव। सातवां गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में कमी आना। आठवां उदारवादी विचारधारा का प्रसार। आतंकवाद एवं अमेरिका। एशिया में अमेरिका की भूमिका। और आपका 11वां आता है खाड़ी युद्ध में सफलता। और आपका 12वां आता है विश्व राजनीति में अमेरिका की भूमिका। तो ये थे उत्तर शीत युद्ध के कारण। आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसलिए देती हूँ ताकि आप पेपर से पहले एक रिवीजन कर लें, और मेरा कोई वो नहीं है कि आपको हेल्प करनी है जितनी आपकी हो सके, बस यही मोटिव है। तो स्टूडेंट 10 बजे की लाइव क्लास है आपकी। कोई भी आपका रिक्वायरी रह जाती है तो आप वहां पर डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।